हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। आज है 1 अगस्त 2025 और आपको ये आज़ादी वाला महीना बहुत बहुत बधाई हो। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? If you are working on a something that you really care about, you don't have to be pushed। ठीक है, आपका विज़न आपको पुल करेगा। अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ करना चाहते हैं जो आपको करनी है, राइट, उसके लिए पुश की ज़रूरत नहीं, पुल की ज़रूरत होती है। और ये विज़न, अगर आपके पास वाई क्लियर है, आपका विज़न क्लियर है, तो यही चीज़ आपको खींचेगी आपको अपने गोल की तरफ। देखेंगे आज कवर क्या करना है। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखेंगे। हम डेली एक क्विक रिकैप लेके आते हैं यस्टरडे जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा था उसका, ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था, उसी से मैं कुछ क्वेश्चंस में फ्रेम करके लेके आती हूँ ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे एमसीक्यू सॉल्व करने की। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जो एक्यूज्ड थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। ठीक है, एक्यूजेशंस हटा दिए गए हैं। पढ़ेंगे थोड़ा सा मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में कि इसमें हुआ क्या था। अफ्रीकन महूगैनी इम्पॉर्टेंट है, एक प्लांट स्पीशीज़ का नाम है, मेंशन है न्यूज़पेपर में, ये भी आज पढ़ेंगे। फिर साथ में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर है डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर कितनी डिस्क्वालिफिकेशंस, क्या ग्राउंड्स हैं, राइट, वो चीज़ पढ़ेंगे। और मेन हमारा जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो क्या हुआ था, डिफेक्शन हुआ था तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो स्पीकर को कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करिए। फिर एक एडिटोरियल, यूएस ने टैरिफ लगाए थे, याद है, 25% टैरिफ। और रशिया से अगर हम एनर्जी एंड डिफेंस में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा यूएसए ने कहा था। तो इस एडिटोरियल में मेंशन है कि ये चीज़ ज़्यादा तो फ़र्क नहीं करती, बट येस हमें इसे काफ़ी केयर से हैंडल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके इंटरव्यू में बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये करंट टॉपिक है, राइट, इसके बारे में आपको आपके व्यूज़, आपके ओपिनियंस होने चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। फिर करेंगे मैपिंग में आज है लेक तुंगनाइका। ठीक है, अफ्रीकन लेक इम्पॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे, उसके आसपास की कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं। फिर पढ़ेंगे वोकैब आपका CAPF अभी होने वाला है, राइट, और EPFO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। कल हमने क्या पढ़ा, 8.8 अर्थक्वेक हिट किया जापान को, रशिया, हवाई, कामचाटका पेनिनसुला, यहाँ पे अर्थक्वेक कहाँ आया, अंडर वाटर, अंडर सी, राइट, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है जापान। कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर ये डिटेल में पढ़ना है ना, क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक्स में ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, क्यों वहाँ पे इतने सारे वोल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी प्रोन एरिया है, राइट। ये अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। मूवमेंट ऑफ पैसिफिक प्लेट बताया था मैंने, वहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, ये वाला ओशन है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये वाला कॉन्टिनेंट वाला एरिया है ऊपर, तो यहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। सुनामी क्या होती है, अर्थक्वेक अंडर सी। अब अंडर सी, समुद्र के नीचे प्लेट जब हिलेगी तो ये पानी को भी तो हिलाएगी, राइट, पानी बहुत स्टॉर्म लेके आता है एंड जो भी इसके तट हैं वो तोड़ते हुए चला जाता है सिटीज़ में। एक फैक्ट मिला था, नेशनल सेंटर टू इंफॉर्मेशन ओशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पे है, हैदराबाद। फिर बताया था ट्रंप ने
टैरिफ लगा दिए इंडिया पे 25% टैरिफ, और अगर रशिया से अगर हम एनर्जी और डिफेंस में डील करते हैं तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी लगाएगा यूएस। फिर हमने बैकाल लेक की मैपिंग की थी। बैकाल लेक क्या है? रिफ्ट लेक है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, होल्डिंग अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश सरफेस वाटर। अनफ्रोजन फ्रेश सरफेस वाटर का 1/5 हिस्सा कहाँ पे है? बैकाल लेक में है। बैकाल लेक क्या है? एक रिफ्ट लेक है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर यू रिकॉल, चलिए देखते हैं आपको भाई याद है कि नहीं है कल का। कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ सुनामी: inundation of low-lying coastal areas, changes in coastal topography, generation of aftershocks in nearby land masses। इसमें से क्या ट्रू इफेक्ट्स हैं सुनामी के? राइट, आप लोग इसके आंसर दीजिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कल मैंने पढ़ाया था, बताइए ये क्या है? हॉट शेप्ड जोन ऑफ हाई वोल्केनिक एंड सेस्मिक एक्टिविटी है सराउंडिंग पैसिफिक ओशन। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर इज कॉज्ड प्राइमरली बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड सबडक्शन जोन। कल मैंने सबडक्शन जोन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि अगर ओशन टू कॉन्टिनेंट प्लेट में अगर कन्वर्जेंस होता है तो कौन सी प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, कौन सी प्लेट अंदर एस्थेनोस्फेयर में धंस जाएगी। राइट, ये वाली चीज़ मैंने कल आपको पढ़ाई थी। आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं आज डे कौन सा है। आज है 1 अगस्त। आज वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। इन्वेंशन किया गया था आज के दिन इंटरनेट को। राइट, एंड द मैन बिहाइंड इट कौन है? टिम बर्नर्स-ली। याद रखेंगे, ठीक है, 1 लाइनर फैक्ट है क्योंकि ये डे आया है अचानक से बीच में, ठीक है। आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी। इसको ये क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर रिस्क, उसके अर्ली डिटेक्शन एंड सपोर्ट को। लंग कैंसर इन इंडिया अकाउंट्स फॉर 5.9 ऑफ ऑल कैंसर केसेस। यानी कि जितने भी कैंसर केसेस हो रहे हैं ना, उसमें से 5.9 लंग कैंसर है। एंड 8.1 ऑफ लंग कैंसर रिलेटेड 8.1 ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ में जो 8.1 हिस्सा है वो किससे है? लंग कैंसर से है। While the overall incidence वैसे लोअर है देन इन वेस्टर्न कंट्रीज, देयर इज़ अ प्रोजेक्टेड 13% इंक्रीज हो गया लंग कैंसर इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 सालों में, अगले आने वाले 10 सालों में 13% केसेस इंक्रीज हो जाएंगे लंग कैंसर के। ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से है। टोबैको, स्मोकिंग, ये मेजर फैक्टर्स है। बट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लंग कैंसर्स कहाँ से आ रहे हैं? नॉन स्मोकर्स से भी आ रहे हैं। पॉल्यूशन मे बी द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस। राइट, नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, नो प्रूफ, ग्राउंड कोर्ट एक्विट्स मालेगांव ब्लास्ट एक्यूज्ड। ये मेरे घर के आसपास जो डॉगी रहते हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम है शायद मेरे वीडियो बनाने से, तो वो बार्किंग उनकी शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या हम पढ़ने वाले हैं? मालेगांव ब्लास्ट केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था, जैसे कि आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। शी इज़ प्रज्ञा सिंह ठाकुर। राइट, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि हिंदुत्व को फैलाना है पूरी कंट्री में। एंड जो जिहादिस्ट होते हैं, जो मुस्लिम को सस्पेंशन थोड़ी मतलब सस्पिशियस की तरह देखा जाता है कि वो जिहादिस्ट है। राइट, तो इनका नाम आया था कि ब्लास्ट करवाया गया क्योंकि इनोसेंट मुस्लिम्स उसमें मारे गए थे, ऐसा न्यूज़ में लिखा है। राइट, अब यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में ना स्ट्रॉन्ग सस्पेशन था, बहुत ही ज़्यादा शक था, संदेह था। पर ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता ना लीगल प्रूफ के लिए। लीगल प्रूफ होना चाहिए। अब हम शक के बेसिस पे किसी को भी ट्रायल करवा रहे हैं, किसी को भी पनिश कर रहे हैं। राइट, इट इज़ नॉट गुड। ये एक स्पेशल कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट बट अ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, एक्विटेड ऑल द 7 एक्यूज्ड इन द केस। यहाँ पे बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इन्वॉल्व थी लोगों में, ठीक है। केस में थी कि नहीं थी, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं थी।
कोर्ट ने कहा है नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मालागांव बॉम्बिंग केस, अ कपल ऑफ लो इंटेंसिटी बॉम्ब रखे गए थे सितंबर 2008 में इन मालागांव महाराष्ट्र, जिसने अराउंड 7 पीपल को किल किया था। वो 6 to 7 पीपल किल हुए थे और अराउंड न्यूज़ में था ऊपर मेंशन कि 100 पीपल इंजर्ड हुए थे। 100 पीपल इंजर्ड, बहुत ज़्यादा नंबर है ये। बॉम्बिंग सीम्ड टारगेटेड टू किल, ये लगता है कि इनोसेंट मुस्लिम को जान से मारने के लिए यहाँ पे बॉम्बिंग रखी गई थी। और ये एक्सट्रीमिस्ट, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व को फैलाने की पूरी कंट्री में, उनके द्वारा ये रखी गई थी, ऐसा न्यूज़ में है। थोड़ा बहुत जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और कम्युनलिज्म में ना आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मालागांव ब्लास्ट केस का। आपको नहीं पता कि कौन एक्यूज्ड है, कौन अपराधी है, राइट, बट आप फिर भी ना आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कम्युनलिज्म में, जीएस पेपर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मास्टरी ऑफ अफ्रीकन महोगनी, G20 सैपलिंग्स सोल्ड, इट्स अ सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे G20 में अफ्रीकन महोगनी की सैपलिंग्स दी गई थी। सैपलिंग्स होती है ना, वो अंकुरित जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे से सैपलिंग्स, वो दी गई थी, बट अभी तक वो प्लांटिंग नहीं की गई है। तो उसके बदले यहाँ पे न्यूज़ में है कि जामुन, अ कॉमन इंडियन स्पीशीज, उसे टेम्परेली प्लांट किया गया है कि एक सेरेमोनियल एंड एस्थेटिक जोन बनेगा। अब पूरी न्यूज़ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें यहाँ पे एक प्लांट का नाम दिखा है, अफ्रीकन महोगनी, इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीकन महोगनी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका क्या है, जेनस खाया एंड फैमिली मेलियासेई। ठीक है, नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये एक टॉल एवरग्रीन ट्री है, रीचिंग अप टू 45 to 50 मीटर तक ये ट्री बड़ा रहता है, बड़ा हो जाता है। ग्लॉसी लीव्स होती हैं एंड वैल्यूएबल रेडिश ब्राउन इसका टिम्बर होता है, जो इसका तना होता है ना, लकड़ियाँ, वो वैल्यूएबल रेडिश ब्राउन टिम्बर है। इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू पेस्ट भी है। अगर ड्यूरेबिलिटी है तो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फर्नीचर के लिए, तो इसका इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ये कार्बन सिक्वेस्टरेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग दिस कैनोपी कवर फॉर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जो डॉगी ने डिस्टर्ब किया उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। अब मैं चुप नहीं करा सकती उन्हें, वो लोग मुझे चुप करा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं उनकी पार्किंग में भी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो वुड है, लकड़ी है जो इसकी, ये हाईली प्राइस्ड है फॉर फर्नीचर्स, विनीर्स, flooring and boat building due to strength and appearance. Sustainable management and conservation efforts are crucial because of over exploitation. ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए ना इस वाली वुड को यूज़ किया जाता है काफ़ी। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी तो होगा, राइट, तो इसमें फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। महोगनी इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पे मिलता है, याद रखिएगा, महोगनी टीक आया था इस बार 2024 में आई थिंक। महोगनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर राउंड डेंस ग्रीनरी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट टिम्बर स्पीशीज है अलॉन्ग विद द रोजवुड, टीक एंड एबोनी। ये वाली जो टीक है ना, ये डेसिडुअस है, नॉट एवरग्रीन, बट यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है वो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट टिम्बर इन स्पीशीज़ की है, राइट। ये ऐसी कैनोपी होती है, डेंस फॉरेस्ट होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, आर फाउंड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास जितनी कंट्रीज़ है ना, जितना लैंड एरिया है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये रीजन्स है विद हाई रेनफॉल एक्सीडिंग 200 सेंटीमीटर एनुअली एंड कंसिस्टेंटली। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, 22 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस। पेरेनियल ग्रीन रहते हैं, ठीक है, सदाबहार वन कहा जाता है इन्हें, सदा इनमें बहार रहती है। किसी वृक्षों के फल उग रहे हैं, किसी की पत्तियाँ झड़ रही हैं, सब कुछ एक
एक साथ होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सब की लीव्स झड़ गई, एक साथ सब में फ्रूट्स आने लग गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इस वाले जंगल में। क्लाइमेट कैसा होता है भाई, हॉट एंड ह्यूमिड राउंड ईयर राउंड, हेवी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसमें, ड्राई सीजन्स इफ़ एनी, अगर कोई ड्राई सीज़न होता है तो बहुत शॉर्ट होता है, राइट, कुछ 15 दिनों का या 1 महीने का ऐसे करके होता है। डेंस वेजिटेशन स्ट्रक्चर होता है इसका, ट्रीज़ काफ़ी बड़े होते हैं, फॉर्म अ थिक मल्टी लेयर्ड कैनोपी, मल्टी लेयर्ड कैनोपी मतलब क्या होता है, ये ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ है, सब कुछ मल्टी लेयर्ड होते हैं, सब कुछ साथ में चल रहे होते हैं आसपास। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऊंचे ट्रीज़ की शेड में ये जो नीचे वाले हैं ना, ये नीचे वाले जो भी श्रब्स हो गई, ग्रासेस हो गई, ये कम्पीट करती रहती हैं, छोटे वाले जो पेड़ होते हैं ना वो कम्पीट करते रहते हैं, क्योंकि ये वाली जो डेंस कैनोपी है ये सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। फ्लोरा एंड फौना, अभी इतना ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम है तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी होगी। एमर्जेंट ट्रीज़ है, यहाँ पे कैनोपी है, अंडर स्टोरी है, फॉरेस्ट वो फ्लोर पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। अबॉन्डेंट एपिफाइट्स है, वो एपिफाइट्स जो दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं जीवन यापन करने के लिए, एक जगह रहने के लिए, राइट। ये जैसे कि ऑर्काइड्स हो गए, मॉसेस हो गए, एंड क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स होती है ना बेल, वो चढ़ती रहती है, कहीं पे भी उन्हें जगह मिले पेड़ों वेड़ों में वो चढ़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। स्पीशीज़ कौन सी है भाई इनकी, महोगोनी, एबोनी, रोजवुड, बैम्बू, याद रखेंगे, महोगोनी, एबोनी, रोजवुड, बैम्बू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल डिस्पाइट लश वेजिटेशन, यहाँ की लश वेजिटेशन कैसे है, बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन, अभी आपको मैंने कल परसों पढ़ाया था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, इसीलिए क्योंकि वहाँ की देखिए पत्ते गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, एंड लकड़ियाँ वहाँ की गिर रही हैं, तो ह्यूमस तो बन रही है, जल्दी से बह भी जा रही है। बात समझ आई, बारिश आई और बह गई, इसका मतलब वहाँ की सॉइल में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता, उतनी न्यूट्रिएंट रिच वहाँ की सॉइल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हैवी लीचिंग होती है फ्रॉम हाई रेनफॉल, वहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है, क्योंकि गर्म एनवायरनमेंट, अब बैक्टीरिया तुरंत अटैक कर देते होंगे, राइट, डिकम्पोज हो जाता है वहाँ का जो ह्यूमस होता है तुरंत ही, एंड वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, बारिश के द्वारा ये बहा के दूर ले जा लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ की सॉइल इनफर्टाइल रह जाती है। फिर भी वहाँ पे इतनी डेंस फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन का ये पार्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन में ये आपको अच्छे से बता चुकी, राइट। आपका काम क्या था, ध्यान से सुनना। 10 BRS MLA disqualification, essay gives speaker 3 months to decide। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर को डिसाइड करना है 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का केस दिखा है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में। पार्लियामेंट को भी इन्होंने कहा है कि कंसीडर करो जो मैकेनिज़्म है कि हम स्पीकर एंड चेयरमैन को ये इम्पॉर्टेंट केस दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए, ये अपना पर्पस सर्व कर रहा है या नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डिले होती है, डिस्क्वालिफिकेशन के केस को डिसाइड करने में डिले होती है, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पूरी लक्ष्मीकांत में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, आज आप रिवीजन करिए, और अगर नहीं ये आपने कहीं पे लिखा होगा ना तो नोट्स भी बनाइएगा। आर्टिकल 102 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 191 किसके लिए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ यहाँ पे ग्राउंड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, बात समझ आई। अगर ये वाले ग्राउंड्स आते हैं और वहाँ पे लिखा आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले ग्राउंड्स हैं तो वो वाले राइट होंगे, बात समझ आई। अकॉर्डिंग होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर हुआ तो।
अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट ना उसे करार किया गया हो, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपको पता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। यहाँ पे क्या है, कन्विक्शन होता है या इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर 2 years और मोर। स्पेसिफिक क्राइम जैसे कि करप्शन हो गई, घूस वूस ले ली। एंड वाला पता है आपको केस महुआ मोइत्रा का, राइट, महुआ मोइत्रा आया था एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन, तो ब्राइबरी का भी एक पॉइंट उसमें मेंशन है, ठीक है। प्रोमोटिंग एनमिटी रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस जैसे कि जेल वेल में डाल दिया गया 2 साल के लिए, उसके प्लस 6 साल तक वो कोई इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर एक है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया, में डाला गया। इसमें क्या है, वॉलंटरी पार्टी की मेंबरशिप दे रहे हैं, ठीक है। वो जैसे कि कोई बीजेपी का था, कांग्रेस में चला गया, ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन माना जाएगा। वोटिंग एब्सटेनिंग कॉन्ट्ररी टू द पार्टी का वो डायरेक्शन था कि इस बिल को पास करने के लिए यस कहना, उसने नो पे किया, तो पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाना भी क्या होता है, डिफेक्शन को इनवाइट करता है। ज्वाइनिंग अ पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर बियॉन्ड 6 months। इंडिपेंडेंट मेंबर है या नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 month के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें, देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर तो कभी नहीं कर सकता पार्टी ज्वाइन, ना 6 महीने के पहले ना 6 महीने के बाद में। यहाँ पे जो 6 महीने वाला प्रोविज़न है ना, वो नॉमिनेटेड के लिए है। नॉमिनेटेड में विद इन 6 months वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 months वो नहीं पार्टी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। डिसीजन अथॉरिटीज़, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, इसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमपी के केस में, कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 103। वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेटिव के एमएलएस का केस है तो गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, वही वाले इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, आर्टिकल 192। एंटी डिफेक्शन का है 10th शेड्यूल में, तो एमपी का करेंगे कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करते हैं, और अगर एमएलए का केस है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर 2 years और या फिर उससे ज़्यादा तो वो अपनी सीट को हार जाएंगे विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट। और ये क्या है, सब्जेक्ट टू रिवर्सल है, ये इसे रिवर्स किया जा सकता है इस रूलिंग को, अगर कोई अपीलेट कोर्ट कॉमन अपीलेट कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाती है कन्विक्शन पे। तो कॉमन चैलेंजेस क्या है, डिले इन डिसीजन, वही अभी बताया कि कोई टाइम फ्रेम तो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए काफ़ी डिले होती है। पोटेंशियल बायस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट, जैसे कि बीजेपी से कोई बिलोंग कर रहा है, बीजेपी का किसी ने कुछ एंटी डिफेक्शन कुछ किया है, राइट, या फिर कांग्रेस का बीजेपी में आ गया है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में वो लोग अपना बायस भी दिखाते हैं। वही लेंदी जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस फॉर डिसीजन, जुडिशियल रिव्यू उस पर अप्लाई हो सकता है, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है ये होता है एंटी डिफेक्शन में, यहाँ से वहाँ गए, ठीक है, नेतागढ़ आया गए, वो आया राम गया राम सुना होगा आपने, राइट, वही केस है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था, एमपी एंड एमएलए इसको क्या जो स्विच करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर पर्सनल गेन्स, ये डिस्टेबलाइज करता है सरकार को, इसीलिए 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, याद रहेगा, ज़्यादा टफ तो नहीं है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तब लाया गया। लेजिस्लेचर्स डिस्क्वालिफिकेशन फेस करते हैं, वही अभी ऊपर पढ़ा है, वॉलंटरी पार्टी की मेंबरशिप दे देते हैं, गिव अप करते हैं। इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर अगर कोई मतलब अगर इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो
नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर्स, अगर विद इन 6 मंथ कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो नहीं, कैन ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 मंथ, बट अभी ऊपर बताया कि आफ्टर 6 मंथ नहीं कर सकते, राइट। और इसी स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने एक बार फंसा लिया था बच्चों को, ठीक है, विद इन और आफ्टर करके, विद इन करके था वो। द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेज डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि 2/3 ऑफ पीपल अडॉप्ट करते हैं दूसरी पार्टी को, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। पहले ओरिजिनली क्या था, 1/3 ऑफ द पार्टी मेंबर, बाद में ये चीज़ रिमूव कर दी गई। ये लाया गया था जो इलेक्शंस में ना स्पेशली 1967 के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, काफ़ी लोग इधर से उधर गए थे, तो इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो अंडरमाइन द वोटर्स मैंडेट, वोटर ने जिन्हें वोट किया है, जिस पार्टी के लिए वोट किया है, जिस इंसान को वोट किया है, अब वो इधर उधर जा रहा है फॉर पर्सनल गेन्स, गद्दी के लिए, पैसों के लिए, तो ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम करती है। नाउ ये एडिटोरियल था एक, यहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ लगाओ, ठीक है, इंडिया ने लगाया, यूएस ने लगाया इंडिया पे टैरिफ। तो द कोर ऑफ द डिस्प्यूट लाइज सिर्फ टैरिफ में नहीं, बट ये इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था ओपन इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट फॉर स्टॉक पॉइंट फॉर वॉशिंगटन, जिस वजह से ये टैरिफ लगाए गए। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, बट इसे भी इंडिया को केयर से हैंडल करना है। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूट जस्ट ओवर 2% ऑफ GDP, बट उसका जो कॉम्पोजिशन है वो मैटर करता है। टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स विल फेस ब्रांड, ठीक है, इन वाले सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स में काफ़ी गिरावट आएगी। टैरिफ शॉक कुड कॉस्ट अप इंडिया $30 बिलियन का नुकसान होगा इंडिया को, एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं होगी, अराउंड $30 बिलियन की, और ये सप्लाई चेन को इफ़ेक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट एंड GDP मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए इफ़ेक्ट करेगा। वाइल वॉशिंगटन ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन विद इंडियाज़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, हमने रशियन ओरिजिन सिस्टम से हम काफ़ी डिफेंस को प्रोक्योर करते हैं, पहले भी कर रहे थे और अब भी करते हैं, बट हम एक तरफ क्या कर रहे हैं कि इंडिजीनियस को बढ़ाना है, इंडिजीनियस अपनी हम टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, वहीं निर्भरता हमारी थोड़ी सी रशिया पे अभी भी है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, प्रैग्मेटिक है यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे इंक्रीज्ड इंडिजीनियस प्रोडक्शन हो रहा है, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, और हम वेस्टर्न पार्टनर्स से भी हम खरीद कर रहे हैं, किसकी, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, इंक्लूडिंग द US। दिस इन्वॉल्विंग डिफेंस लैंडस्केप, ये एक ब्रिज है रैदर देन अ बैरियर। अगर रशिया से थोड़ी पेनल्टी लगा रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है, हम तो इंडिजीनियस भी कर रहे हैं, हम तो वेस्ट से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इंडिया एक सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जो टैरिफ फेस कर रही है, आए दिन US के प्रेसिडेंट कोई ना कोई टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। इवन क्लोज एलाइज सच एज UK, EU, जापान, वियतनाम, इन सब ने भी यही सिमिलर मेजर्स फेस किए हैं। वॉशिंगटन पुश टू नैरो इट्स करंट अकाउंट डेफिशिएंट, नैरो करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं अपना करंट अकाउंट डेफिशिएट। करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, राइट, इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट। अभी इस वाले गैप को ना कम करना चाहते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो ये प्रोटेक्शनिज्म एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस पे रिड्यूस, अपनी जो निर्भरता है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। अब इंडिया को ये बात ध्यान रखनी है कि ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली हमें ये चीज़ें हैंडल करनी है। इंडिया एक एमर्जेंट इकोनॉमी, रेजिलेंट इकोनॉमी की तरह एमर्ज कर सकता है, अनशेपिंग फोर्स इन द ग्लोबल ऑर्डर। इससे पता चल रहा है कि हमें एनर्जी एंड अगर डिफेंस से पेनल्टीज़ लगा दी, 25% टैरिफ लगा दिया, तो हमें सप्लाई चेन रेजिलेंस बढ़ानी पड़ेगी और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सपोर्टिंग मार्केट्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इंडियाज़ स्टेडी हैंड एंड लॉन्ग टर्म विजन आर नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इट्स ओन ग्रोथ, और जबकि
क्या इम्पॉर्टेंट है? ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज मैंने चीज़ें पढ़ाई है, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बात करते हैं लेक तंगनाइका की। लेक तंगनाइका यहाँ पे स्टैब्लिश है, आई थिंक मिडल ऑफ द, जो ये साउथ कॉन्टिनेंट है ना, मतलब सदर्न कॉन्टिनेंट, सदर्न पेनिनसुला बेसिकली, वहाँ पे ये है, ठीक है, लेक तंगनाइका। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है? बुरुंडी, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ज़ाम्बिया। लेक विक्टोरिया की याद है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल पढ़ाई थी मैंने आपको अभी, ठीक है, कल परसों शायद, बताइएगा मुझे। मैपिंग अबाउट लेक तंगनाइका, ये ईस्ट अफ्रीका में एंशिएंट लेक है। कंट्रीज़ वही बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड ज़ाम्बिया। डीपेस्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग यहाँ पे दिख रही होगी, कितनी लंबी लेक है, राइट। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेक तंगनाइका ही है। डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड में, मेजरिंग अबाउट 400 माइल्स लॉन्ग है। इट ऑक्यूपाइज द सदर्न एंड ऑफ वेस्ट रिफ्ट वैली एंड मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड लैंड राइजेज स्टीपली फ्रॉम इट्स शोर्स, ठीक है। वेस्ट रिफ्ट वैली का पार्ट है ये, कौन? लेक तंगनाइका। वो कैब देखेंगे आज का वो कैब वर्ड है डिंगी। डिंगी मतलब क्या होता है? अंधकार में, ग्लूमी। वही इसका पर्यायवाची ड्रैब या फिर डार्क है। वही इसका विलोम क्या है? ब्राइट, उजला, ठीक है, उजाला। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? इन माई सिटी देयर आर डेंगी एलाइज। यहाँ पे आप लोग कुछ लोग बोलते होंगे कि हम पे जॉब नहीं है, अभी क्या है? अंधकार है, अभी फ्यूचर अंधकारमय है, ठीक है। बट ये नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलने, आपको एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखनी है, ताकि आप एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट्स लेते रहें। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है कुत्तों के बार्किंग वाली आवाज़ में भी आपने सुना है, पढ़ा है, नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ प्रेजेंटेशन में आपने कुछ फ्लॉज देखे हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। क्रिटिसाइज़ करिएगा, पॉइंट आउट करिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो अपने जो अमंग फेलो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनमें शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, वैल्यू एडिशन मिल सके। सब्सक्राइब करिएगा, वही मैं डेली कहती हूँ कि आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।